बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा? इलेक्शन कमीशन का एक्शन। स्कूल के बच्चे डकैत। और छोटे शाहीनों का बड़ा इम्तिहान। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज वतन वापस पहुंच गई हैं। लाहौर मरियम नवाज का तैयारा इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया है और मरियम नवाज ईद से कबल दुबई से लंदन रवाना हुई थी। मरियम नवाज ने ईद अपने वालिद के साथ लंदन में मनाई है। लीगी नायब सदर मरियम चंद दिन दुबई में कयाम किया है। ये मनाजिर भी आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर मरियम नवाज की वापसी के मनाजिर हैं ये। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज वतन वापस पहुंच गई हैं। मरियम नवाज का तैयारा इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर लैंड किया और मरियम नवाज ईद से कबल दुबई से लंदन रवाना हुई थी। मरियम नवाज ने ईद अपने वालिद के साथ लंदन में मनाई है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने चंद दिन दुबई में भी कयाम किया है। तो आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज वापस वतन पहुंच गई हैं और मरियम नवाज का तैयारा इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया है और मरियम नवाज ईद से कबल दुबई से लंदन रवाना हुई थी। मरियम नवाज ने ईद अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ लंदन में मनाई है और लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने चंद दिन दुबई में भी कयाम किया है और ये उनकी वापसी के मनाजिर हैं इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर के, जो आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे निगरां सेटअप पर मशावरत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दुबई से जल्द लंदन रवानगी का इम्कान है। को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात होगी, जबकि नवाज जरदारी मुलाकात में असम्बली तहलील पर मशावरत भी की जाएगी। लंदन मुलाकात में निगरां हुकूमत आम इंतखाबात के उमूर पर मशावरत होगी। नवाज जरदारी मुलाकात में निगरां वज़ीर आज़म के लिए नामों पर भी गौर होगा। अपने वक्त पर असेंबली छोड़ देंगे, हर हलके से उम्मीदवार लाएंगे। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। कहते हैं कि मरदमशुमारी के मामले को मुश्तरका मुफादात काउंसिल देखेगी। चेयरमैन पीटीआई का किस्सा अब तमाम हो चुका। मगरबी कुव्वतें चीन की सरमायाकारी रोकने के लिए ब्लैकमेल कर रही हैं। जहाँ तक कप्तान साहब का ताल्लुक है, वो किस्सा अब तमाम हो चुका है। तो निगरान हुकूमत बनती ही इसीलिए है कि उसने इलेक्शन कराने। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास भी इसी के हवाले से होगा। अगर उसने हतमी करार दे दिया और गजट हो गया तो फिर तो इसी की बुनियाद पर हल्काबंदियाँ होंगी। हमने तो अपने वक्त पे छोड़ देना है और असम्बली तहरीर हो जाएगी। सरदस्त तो हमारा उसूली फैसला जो पार्टी का है वो यही है कि हम हर हल्के पे कैंडिडेट लाएंगे। मुल्क की मईशत को जिस तरह ज़मीन बोस किया गया है, जिस तरह IMF को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, जिस तरह मुल्क को गिरवी रखा गया, जिस तरह आपके स्टेट बैंक को वहाँ गिरवी रखा गया, बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर जाते हैं। मैंने जो बात आपसे की थी बतौर सदर PDM के, और उस वक्त हम तहरीक पे थे, तो हमने कौम से ये बात नहीं छुपाई थी। हमें अंदाज़ा था दोबारा मुल्क को उठाने में काफ़ी वक्त लगा। चेयरमैन पीटीआई 300 अरब डॉलर्स बाहर से ले आते तो मुझे IMF की मिन्नतें और तरले ना करना पड़ती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तंज। चराखूर में तरक्याती मंसूबों के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा कि चेयरमैन पीटीआई बताएं वो पैसा कहाँ है। इल्ज़ाम तराशियाँ। चोर डाकू के बयानिए ने पाकिस्तान को तकसीम कर दिया। बताओ वो 300 अरब डॉलर जो कहा था न्याजी ने कि मैं लेके आऊंगा 90 दिन में, वो कहाँ है पैसा? वो अगर वो पैसा आ गया होता तो मैं तो फिर IMF की मिन्नतें और तरले न कर रहा होता। पाकिस्तान आज अपने पांव पर खड़ा होता। वो पैसा है कहां? मुझे बता दे, मैं जाके ले आता हूं वहां से। ये 4 साल तो ला नहीं सके, मां सवाए दिन रात चोर और डाकू का वो गर्दान करते रहे। पैसा एक धेला नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई को 9 मई के मुकदमे में नामजद करना बदनीयती जाहिर करता है। चेयरमैन पीटीआई के बयान में पब्लिक को उकसाने के हवाले से
कुछ भी नहीं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई वाकयात पर दर्ज 2 मुकदमात में जमानत का तफसीली फैसला जारी। एडिशनल सेशन जज फरूक फरीद ने मुकदमात का तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि चेयरमैन पीटीआई के उकसाने से जुर्म सरजद हुआ है और चेयरमैन पीटीआई पर 180 से जायद एक ही नोयत के मुकदमात दर्ज हैं, जिससे प्रोसिक्यूशन की बदनीयती को रद्द नहीं किया जा सकता। 9 मई पर दर्ज मुकदमात, चेयरमैन पीटीआई की जमानत, तफसीली फैसला जारी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई वाकयात पर दर्ज 2 मुकदमात में जमानत का तफसीली फैसला जारी। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद फरूक फरीद ने तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई के बयान में पब्लिक को उकसाने के हवाले से कुछ भी नहीं। प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि चेयरमैन पीटीआई के उकसाने से जुर्म सरजद हुआ। चेयरमैन पीटीआई को मुकदमे में नामजद करना पुलिस की बदनीयती पर मबनी मकासद जाहिर करता है। फैसले में कहा गया है कि वक़्क़े के वक्त चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार थे। ये समझना भी अजीब होगा कि चेयरमैन पीटीआई ने खुद अपनी हाई कोर्ट से गिरफ्तारी करवाई। अदालत का फैसले में मजीद कहना था कि पुलिस चेयरमैन पीटीआई को हिरासत करने के सिवा और कुछ नहीं चाहती। चेयरमैन पीटीआई की थाना शहजाद टाउन में दर्ज 2 मुकदमात में जमानत कन्फर्म की जाती है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन का निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा शाहिद खटक के जलसे में शिरकत पर एक्शन। इलेक्शन कमीशन ने शाहिद खटक को निगरान वजीर के ओहदे से हटाने का हुक्म भी जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि शाहिद खटक को फौरी तौर पर निगरान काबीना से निकाला जाए। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तहरीरी तौर पर हुक्म दे दिया है। निगरान हुकूमतें शफाफ इंतखाबात के इनेकाद की पाबंद हैं। किसी निगरान वजीर को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। केपी निगरान हुकूमत ने वजीर सन्नत अदनान जलील को डिनोटिफाई कर दिया है। अदनान जलील अवामी नेशनल पार्टी के तजवीज़ करदा वजीर थे, जिसको पार्टी ने ही हटा दिया। गवर्नर के समरी पर दस्तखत के बाद महकमा एडमिनिस्ट्रेशन ने अदनान जलील को डिनोटिफाई करने का एलामिया जारी कर दिया। निगरान हुकूमत इलेक्शन अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश ना करे। निगरान हुकूमत के काबीना अरकान सियासत और इलेक्शन मुहिम में शिरकत नहीं कर सकते। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। तमाम सियासी फरीक़ैन को बराबरी के मौक़े फराहम किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत या वज़ीर को सियासी सरगर्मियों जलसों में शिरकत की इजाज़त नहीं देती। निगरान काबीना अपनी फ़राइज़ आईन व कानून के मुताबिक सर अंजाम दे। खिलाफ वर्जी की सूरत में इलेक्शन कमीशन सख्त इक़दाम करेगा। यहाँ आपको बताएंगे सिंध में मुमताज़ अली शाह को निगरान वज़ीर आला बनाए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम में इत्तेफाक हो गया। एमकेएम की राना अंसार को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए भी मामला तय पा गए हैं। पीर को राना अंसार को अपोजिशन लीडर बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद निगरान सेटअप का फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम के हाथ में आ जाएगा। जमीयत-ए-उलमा-ए-इस्लाम के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 60 हों या 90 दिन इलेक्शन के लिए तैयार है। 90 दिन का मकसद इलेक्शन 70 दिन में भी हो सकते हैं। प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विफाक में मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमत है। ऐसी हुकूमत में मुशावरत से फैसले होते हैं। कमीशन ने कहा कि अगर 60 दिन में हो तो भी मैं तैयार हूँ, अगर 90 दिन में हो तो भी हम तैयार हैं। 90 दिन का मतलब 90 दिन नहीं है, यानी 90 दिन के अंदर 70 दिन में भी हो सकता है, 75 दिन में भी हो सकता है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन तय करेगी। वफाक में एक पार्टी की हुकूमत नहीं है, मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमत है। कुछ पार्टियाँ PDM के इत्तेहाद में शामिल जमातें। इस किस्म की हुकूमतों में मुशावरत से फैसले होते हैं और मुशावरत से आगे बढ़ते हैं। जो हल्फ का तकाजा है कि राज रहे, तो इसीलिए ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है, हल्फ की भी खिलाफ वर्जी है। लिहाजा सीधा इस पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा कायम होना चाहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे अवाम पर रात गए बिजली गिरा दी गई। 3 यूनिट ₹7.5 तक इजाफा कर दिया गया। काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। नए 1 जुलाई से करने की तजवीज़ है, जबकि हुकूमत ने नैपरा से बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त की है। मंजूरी के बाद 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली ₹3 महंगी की गई है। 200 यूनिट के इस्तेमाल पर ₹4 फी यूनिट इजाफा होगा। 300 यूनिट पर ₹5 फी यूनिट बढ़ेंगे। अगर आप 400 यूनिट इस्तेमाल करते
खरीदते हैं तो 6.5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफी देना होंगे। 400 से 700 यूनिट के इस्तेमाल पर 7.5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ाए गए हैं। टैक्सेस लगने के बाद 1 यूनिट की कीमत तकरीबन 50 रुपये हो जाएगी। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। बिजली क्यों महंगी की? शहरी खूब बरसे। कहते हैं पहले ही भारी भरकम बिल आते हैं, उनमें मजीद इजाफा होगा तो बिल कैसे देंगे, खाना कहाँ से खाएंगे? मजीद क्या कहा गया शहरियों की जानिब से, आप भी जानिए। तो बढ़ते रहता है, गरीब आदमी की चटनी बनी हुई है, गरीब आदमी परेशान हुआ है, घर से बेघर हुआ है। लाइटें अभी भी नहीं है, आप देखो 24 घंटे में लाइट आती कितनी है। आवाम के ऊपर जो है ना ये बम गिराने के मुतरादिफ है। एक तो कि आवाम कहाँ से भरेगी, वैसे इतनी महंगाई हो रही है, आटा कहाँ पहुँच गया, घी कहाँ पहुँच गया। आगे 1000 रुपये थे बिल देते थे हम, अब वो 10-10 हज़ार बिल आ रहा है। हमारा कारोबार बिल्कुल भी नहीं है कि काम चल सके हमारा। घर में जो सा है वो किराए का है हमारा, ठीक है ना, या हम बिल दें या किराया दें, ठीक है ना। हमारे जो अखराजात है पूरे नहीं हो रहे, महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी हुई है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे 24 जुलाई को पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान LNG का तारीख़ी मुआहदा होगा। पाकिस्तान आज़रबाईजान से हर माह एक स्पॉट LNG कार्गो खरीदेगा। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मुसद्दिक मलिक ने कहा सऊदी अरब से रिफाइनरी सेक्टर में $14 अरब सरमायाकारी का मुआहदा हुकूमत जाने से कबल होगा। मुसद्दिक मलिक ने पेट्रोल की स्मगलिंग से पाकिस्तान को सालाना 120 अरब रुपए का नुकसान होता है। महंगाई के वार अवाम हर रोज़ खवार। मुल्क भर में आटा मजीद महंगा हो गया है। कराची में 20 किलो आटे का थैला 3600 रुपये का हो गया है। 1 किलो आटे की कीमत 180 रुपये हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं। लाहौर में 20 किलो का थैला 3 रुपये का हो गया है। लाहौर में चीनी 150 रुपये किलो में हो गई है। कराची समेत कई शहरों में चीनी 160 रुपये किलो में बिक रही है। मुल्क में तेल, दालों और चावल की कीमतों में भी कोई कमी ना हो सकी। दालें औसतन 350 जबकि चावल 400 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। दूध 220 और LPG ब्लैक में 300 रुपये किलो तक फरोख्त की जा रही है। और यहाँ आपको बताएंगे पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी आ गई है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे का फैसला। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा, जबकि पेंशन में 17.5% इजाफे का फैसला किया गया है। पंजाब काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी दे दी। सैलाब के दौरान वुज़रा को फील्ड में रहने की हिदायत भी जारी की गई। मरी बर्फबारी के दौरान जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए इमदाद और रेस्क्यू 1112 के लिए 2 नए हेलीकॉप्टर्स खरीदने की मंजूरी भी दी गई है। महकमा आपाशी के लिए 4 अरब 40 करोड़ रुपए के इजरा की मंजूरी दी गई। फैसला निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के 21वें इजलास में किया गया। मुहर्रम उल हराम के दौरान वुज़रा को मुतालिका डिवीजन में ड्यूटीज तफवीज़ करने का फैसला भी किया गया। और तूफानी बारिशों ने मुल्क भर में तबाही मचा दी है। कहीं सैलाब और कहीं तूफान। दीवारों के गिरने और दीगर हादसात में गुज़श्ता 24 घंटों में 9 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। तर्जुमान PTM के मुताबिक लाहौर में 2, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और फैसलाबाद में एक फ़र्द जाँ बहक हुआ है। लाहौर में 2 बच्चे पानी में डूब कर जाँ बहक हो गए हैं। KP और में 4 अफराद जान की बासी हार गए हैं। सूबा भर में सैलाब और बारिशों से 12 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। कराची में आज और कल मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने पेश गोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में आज तेज़ बारिश का इम्कान है। बारिश का ये सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रह सकता है। 26 जुलाई तक बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से निकल जाएगा, जिसके बाद शहर में अगस्त के पहले हफ्ते में बारिशें मुतवक्की हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां साल सिंध में मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची में बारिश हुई, लेकिन सिर्फ नागिन चुरंगी पर ओवरफ्लो का मसला आया है, जिसे फौरी तौर पर हल किया गया है। मुर्तज़ा वहाब बोल के नुमाइंदे वजाहत अली से बात कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, अब भी जानिए। नालों ने किया, लेकिन कुछ लोगों की तनकीद ने ओवरफ्लो कर लिया। मैं समझता हूँ लोग तनकीद करने के बाद भी
सोचते ही नहीं चीज़ें। तो ये पूरे शहर में जो सबसे ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से मौसूल हुई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जितने भी टाउन है वहाँ पे जमात इस्लामी है इस वक्त, वहाँ पीपल्स पार्टी नहीं जीती है। तो अगर वहाँ पे बुरा हाल हुआ तो एक लम्हा फ़िक्रिया है वो जमात इस्लामी के यूसी चेयरमैन के ऊपर भी, और जो टाउन के उनके चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जो सफाई की गई, जो काम किया गया, वो भी हमारी इंतज़ामिया ने किया, हमारा अमला वहाँ मौजूद था। नागन चौरंगी पे जब वो क्लाउड बर्स्ट आया, पानी हुआ और पीछे 4K 2K की साइड से सारा पानी आ रहा था, बिल्कुल पानी मौजूद था, लेकिन वो पानी किसी ने पिया तो नहीं ना। वो ये मैं नहीं कह रहा हूँ वजाहत के मशीनरी KMC काम कर रही थी, ये उनके टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ साहब जो गालिबन न्यू कराची के टाउन चेयरमैन हैं, उनका वीडियो स्टेटमेंट मौजूद है जो कि टाइम्स ऑफ कराची वेबसाइट पर चला है। और मैं समझता हूँ मुर्तज़ा वहाब से आप इख्तलाफ कर लो, सलमान से इख्तलाफ करो, लेकिन KMC के वो लोग जो मुश्किल हालात में काम करते हैं ना, उनको कम अज़ कम इतना तो अप्रिशिएट कर लो, लोगों का दूसरों का क्रेडिट छीनना छोड़ दो। दूसरी जानिब आपको बताएंगे जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तोसी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। ज़रा सी बारिश ने सिंध हुकूमत की कलई खोल दी। आने वाली बारिशों में इनकी कारकर्दगी की मजीद सामने आएगी। हाफिज नईमुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बरस पड़े, कहा कराची वालों ने आपको मुस्तरद किया मगर आपने ज़बरदस्ती कब्जा किया। इस वक्त बल्दिया का निज़ाम तलपट हुआ है, हमारे नाज़मीन को अभी तक दफातर नहीं दिए गए। इतनी सी बारिश में जब सारे नाले वहाँ चौक हुए और उबल पड़े तो जो करोड़ों रुपए इन नालों की सफाई पर बार बार मुर्तज़ा वहाब साहब ऐलान कर रहे थे, तो वो कहाँ गए? वो चौक क्यों थे? उनमें गंदगी क्यों पड़ी हुई थी या सीवरेज का पानी उसमें क्यों जाता है? 15 साल से बरसरे इक़्तिदार ये पीपल्स पार्टी सिंध में विराजमान है, नालों तक का काम ठीक तरीके से नहीं कर सकती। करप्शन और लूट मार के सिवा इनका कोई काम नहीं है। 15 साल से हमारे पैसों को इसी तरह से बर्बाद कर रहे हैं, बुनियादी सहूलतों से हमें महरूम किया हुआ है। बातें बड़ी बड़ी हैं और एक सिस्टम आपने जबरदस्ती इंतखाब पर कब्जा करने का किया और एक सिस्टम आपका जमीनों पे कब्जे का चल रहा है और वो पूरी तरह से लोगों को लूट रहे हैं, आबादियों पे कब्जे कर रहे हैं, प्लॉटों पे कब्जे कर रहे हैं। पूरा आप स्कीम 33 में चले जाएं, आप जिला मलीर के तमाम इलाकों में चले जाएं और अब तो शहर के अंदर भी ये सूरत हाल। दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा तंग, बाड़ा तहसील कंपाउंड में खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। खुदकुश हमले की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ पर आ गई है और दहशत गर्दों ने पहले गेट पर हमला किया। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार फायरिंग के बाद अंदर घुस गए और धमाके के एक खुदकुश हमलावर की फिंगरप्रिंट्स नादरा को इरसाल कर दी गई हैं और तफ्तीशी टीम का कहना है कि नादरा इसे जवाब मिलने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। दहशत गर्दों ने बाड़ा पर हमला कैसे किया, कंपाउंड में दाखिल कैसे हुए, CCTV वीडियो दहशत गर्दों का प्लान सामने ले आई। दहशत गर्दों ने पहले गेट पर हमला किया, ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार पर फायरिंग के बाद अंदर घुस गए। फायरिंग करते हुए दहशत बैरियर्स फलांग कर कंपाउंड में दाखिल हुए। फुटेजेस के शुरू में पुलिस एहलकार कंपाउंड के अंदर जाने वाले अफराद की चेकिंग करता दिखाई दे रहा है। धमाके के एक खुदकुश हमला आवर के फिंगरप्रिंट्स नादरा को अरसाल कर दी गयी। तफ्तीशी टीम का कहना है कि नादरा से जवाब मिलने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि सहूलतकारों के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। बाड़ा धमाका में CTD समेत दीगर इंटेलिजेंस इदारे काम कर रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि मारूफ तामीराती कंपनी सिटी हाउसिंग ने गुजरांवाला, सियालकोट, झेलम और फैसलाबाद के बाद पेशावर में भी शहरियों के लिए आलमी मयार की हाउसिंग स्कीम का आगाज कर दिया है, जहाँ जदीद सहूलियात से आरास्ता और कम कीमत पर रिहायशी प्लॉट फराहम किए जा रहे हैं। पेशावर से आसिफ शहजाद की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। अपना घर बनाने का ख्वाब अब शहरियों के लिए ख्वाब नहीं रहा। मारूफ तामीराती कंपनी सिटी हाउसिंग ने पंजाब के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में भी जदीद हाउसिंग सोसाइटी पर सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। कंपनी के CEO जोरेज मलिक का कहना है कि तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद प्लॉटों की तकसीम शुरू की जाएगी, जहाँ जदीद सहूलियात मैसर होंगी। नहीं दे रहे जो सिटी हाउसिंग देता है। सिटी हाउसिंग एक कंप्लीट लाइफस्टाइल देता है, गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग देता है। यहाँ पे हम अपने डीलर्स और इन्वेस्टर्स को ये ऑफर कर रहे हैं, जिस तरह कि हमने आज पेमेंट प्लान जो है वो रिवील कर दिया है, तो इंशाल्लाह इसके अंदर बड़ा अच्छा अट्रैक्टिव इंसेंटिव होगा। सरमायाकारों ने सिटी हाउसिंग पेशावर के आगाज को खुश आइंद करार दे दिया। कहा यहाँ सरमायाकारी महफूज और आमदन भी ज्यादा होगी। सिटी हाउसिंग पेशावर आ रहा है, ये बहुत सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और महंगा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे पंजाब में बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करके आए हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिजनेस कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी ज़बरदस्त हाउसिंग सोसाइटीज डेवलप करते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट इसमें चीज़ें होती हैं। कंपनी के हुकाम ने मजीद बताया मंसूबे में आलीशान मस्जिद और डांसिंग फाउंटेन भी बनाया जाएगा।
सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद का भावलपुर म्यूजियम का दौरा। SMBR को म्यूजियम के तारीखी पस मंज़र और तरक्याती स्कीमों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर नबील जावेद का कहना था कि भावलपुर म्यूजियम में मौजूद गाड़ियां और शाही भगी रियासत भावलपुर के तर्ज को एहतशाम का पता देती है। भावलपुर म्यूजियम के दौरे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर भी सीनियर नबील जावेद के हमरा थे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद ने सेंट्रल लाइब्रेरी, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और भावल जिम खाना भावलपुर का भी दौरा किया। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में नया टैलेंट सामने लाने की कोशिशें मज़ीद तेज़ हो गई हैं। फिल्म जून की स्क्रीनिंग दी अरीना सिनेमा में हुई है और जिसमें फिल्म, टीवी और स्टेज के अदाकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। पाकिस्तानी सिनेमा फिर आबाद। नई फिल्म जॉन की स्क्रीनिंग फिल्म दी अरीना सिनेमा में शायकीन के लिए पेश की गई। फिल्म में पाकिस्तानी इंडस्ट्री के मारूफ अदाकारों ने फन के जौहर दिखाए। जॉन में मरकजी किरदार आशिर वजाहत और रोमेसा खान है। आशिर वजाहत का कहना था कि फिल्म में एक्शन, थ्रिल और रोमांस देखने को मिलेगा। हमारी फिल्म जॉन आई है 14 जुलाई को, लोगों को बड़ी पसंद आ रही है एंड इसमें मैं जॉन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें क्राइम भी है, रोमांस भी है, थ्रिलर भी है। मशहूर अदाकारा बुशरा अंसारी ने कहा वो आशिर वजाहत की वजह से फिल्म देखने आई है। आशिर को देखने में आई हूँ कि माशाल्लाह वो कैसा काम कर रहे हैं। मैंने सुना है कमाल किया है क्योंकि आशिर को गोद में खिलाया हुआ है। हमारी बहुत पुरानी फैमिली रिलेशंस हैं आपस में, सो मैं ख़ास तौर पे बड़ा टाइम निकाल के शौक से देखने आई क्योंकि आशिर इज़ वेरी टैलेंटेड। फिल्म की स्क्रीनिंग के मौके पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, टीवी और स्टेज के अदाकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और फिल्म की कामयाबी की उम्मीद जाहिर की। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है, तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा भी कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फार्मूला बता दिया। कहा बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं है। रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। को चेयरमैन बोल न्यूज़ शुएब शेख ने कामयाबी का फॉर्मूला बता दिया। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर $50 अरब से ज़्यादा की IT या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। शुएब शेख का कहना था साजगार माहौल ही बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान ला सकता है। वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितने बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है। और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा उनको। शुएब शेख ने कहा कि रवायती बिजनेस को IT के जरिए फरोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसों को मल्टीप्लाई करने जाएगा और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। शुएब शेख ने बताया 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में एग्जैक्ट का हिस्सा 82% था। एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है $10 मिलियन की भी चले महीने की एक्सपोर्ट करता है, उसका टोटल पाकिस्तानी खर्चा $20 मिलियन। शुएब शेख ने कहा कि पॉलिसियों पर मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल के साथ अमल करने की जरूरत है। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि छोटे शाहीनों की ऊंची उड़ान। इमर्जिंग एशिया कप की फतह का प्लान 2 रवायती हरीफ और पाकिस्तान और भारत आज कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगे। ग्रीन शर्ट्स ने परवाज की तैयारी पकड़ ली है। बाबर आजम ने जीत के टिप्स दे दिए। भारतीय टीम ने भी मुकाबले की तैयारी कर ली। इमर्जिंग जंग एशिया कप का ताज किसके सर, पाकिस्तान या भारत? फैसला आज होगा। इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में आज पाकिस्तान और भारत टकराएंगे। मैच कोलंबो में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। शाहीनों ने भारत को दबोचने का मंसूबा बना लिया। टीम ने भरपूर प्रैक्टिस की। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तानी टीम से मुलाकात की। फाइनल से कबल पाकिस्तान शाहीन्स को मुफीद टिप्स देंगे। गुज़िश्ता रोज कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 60 रन से शिकस्त दी थी। भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 51 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।
इसी सिलसिले में आपको बताएंगे आईसीसी टेस्ट चैंपियन की टॉप पोजीशन की दौड़, भारत को पीछे छोड़ने के लिए ग्रीन शर्ट्स की राह में एक मैच का फासला बाकी रह गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से कोलंबो में खेला जाएगा। सीरीज में फतह के लिए पाकिस्तान जीत का मुतलाशी है। शाहीनों ने भरपूर तैयारियों का आगाज कर दिया। 3 घंटे की भरपूर प्रैक्टिस की। कौमी क्रिकेट टीम के एजाज़ में पाकिस्तान हाई कमीशन में इशाया भी दिया गया। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मेजर जनरल रिटायर्ड उमर फारूक ने पाकिस्तान टीम का इस्तकबाल किया। हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान टीम को पहले टेस्ट में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। 15 साल बाद स्क्वाश के मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी और बड़ी खबर। हमजा खान ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी है। वर्ल्ड जूनियर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं और सेमीफाइनल में हमजा ने फ्रांस के मैनुअल सिपाही को 3-2 से शिकस्त दे दी है। हमजा और फ्रांसीसी खिलाड़ी के दरमियान मैच 81 मिनट जारी रहा। बुलेटिन में आखिर में आपको बताएंगे आइलैंड पर रिसर्च कैंप में पुरअसरार हादसा हुआ है। साइंसदान और उसकी बेटी को बचाने के लिए टीम का मिशन। हॉलीवुड हॉरर फिल्म आइलैंड एस्केप का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 4 अगस्त को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।